है, ज़फ़र साहब ने ये भी आरोप लगाया है कुछ एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने ये काम किया है, तो इसके चलते आप इसका डायरेक्ट दोष किसको देते हो? अगर ज़फ़र साहब के ने इसका आरोप लगाया है तो ज़रूर ज़फ़र साहब के सामने कुछ ऐसी बातें सामने आई होगी, जैसा कि कुछ नारेबाजी हुई होंगी या कुछ धमकी दी होगी। जी, सबको बोलने का और सोचने का सबको अधिकार है। अगर इम्तियाज़ जलील साहब अगर सोचते हैं कि मैंने इन 10 सालों में बहुत काम किया होगा, पर मुझे तो कहीं नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कोई काम किया है जिस पे जो तो जनता उन पर विश्वास करके उनको वोट देगी। आज हम मौजूद हैं एमसीएन समाचार की तरफ से मसरूर सोहेल साहब मसरूर सोहेल ख़ान के साथ, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, और आज सर से इस ताल्लुक़ से हम बात करने वाले हैं लोकसभा 2024 के ताल्लुक़ से। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस देश की जनता ने इंडिया अलायंस को चुन लिया है और औरंगाबाद शहर के अंदर इंडिया अलायंस के कैंडिडेट चंद्रकांत खैरे है। और मुझे जब अभी तक जो चुनाव हुए हैं, 2 चरण में चुनाव हुए, जब 179 सीटों पे चुनाव हुए, तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिला होगा कि 120 सीटों पर इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं, बढ़ोतरी मिल रही है, लोगों को उनका सपोर्ट मिल रहा है। तो एक विज़न क्लियर है कि इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा चुना के लाना है, क्योंकि देश का जिस तरह से माहौल होगा, जिस तरह से हालात हो गए, युवा बेरोज़गार हो गए, किसान परेशान है, खेत मज़दूर परेशान है, उनको मजदूरी नहीं है। महिलाओं के ऊपर जो 2014 से लेकर 2022 तक अगर हम नज़र उठा के देखेंगे तो 31% इसके अंदर जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार के अंदर परसेंटेज बढ़ चुका है। तो तमाम वर्ग के लोग इस देश के परेशान हैं और हर वर्ग चाहता है कि इसमें परिवर्तन हो। कांग्रेस पार्टी को ऐसी क्या वजह है कि इंडिया अलायंस के अंदर जुड़ना पड़ा, जबकि कांग्रेस पार्टी हर बार सेपरेट इलेक्शंस लड़ती है और सेपरेट कैंडिडेट्स भी खड़े करते हैं? तो इस बार ऐसी क्या वजूहत पैदा हो गई कि इंडिया अलायंस के साथ कांग्रेस पार्टी को साथ देना पड़ा और समर्थन देना पड़ा? सबसे पहले तो राहुल जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा की 4000 किलोमीटर की। उसके बाद आसाम से मणिपुर से लेकर आसाम और बॉम्बे तक के इन्होंने पदयात्रा की है। इन सब पदयात्राओं के अंदर जो पब्लिक के साथ मिले, बैठे, बात किए, मज़दूरों के साथ बैठे, मज़दूरों से बात किए, एक आम जनता से बात किए, जो एक आम परिवार के लोगों से बात किए, उनकी जो परेशानी है, प्रॉब्लम है, उनको समझा और सोच के ये डिसीज़न लिया कि ये देश बहुत परेशान हो चुका है, देश में नफ़रत का माहौल बन चुका है, देश की न्याय व्यवस्था ख़राब हो चुकी है, देश का हर नागरिक परेशान हो चुका है। तो इसके लिए सब पार्टियों को, जो सेकुलर माइंड की पार्टियां हैं, जो चाहती है कि ये देश सुरक्षित रहे, ये देश के अंदर प्यार मोहब्बत क़ायम रहे, ये देश से नफ़रत का माहौल ख़त्म हो, तो ये सब लोगों में मिलकर इंडिया अलायंस की स्थापना की है। और इसी इंडिया अलायंस के अंदर देश की बड़ी बड़ी 28 पार्टियां मिलकर एक साथ होकर इलेक्शन लड़ रही है, ताकि इस देश का संविधान बरकरार रखे, इस संविधान के अंदर कोई अमेंडमेंट ना हो। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाकर इस देश के नागरिकों को नागरिकता का हक दिया है, इस उनकी नागरिकता का हक बरकरार रखे। जैसे आपने पिछले दिनों में देखा होगा, कई कानून आ गए, जैसे सीए होने दो, एनआरसी होने दो, कई सेक्शंस के अंदर अमेंडमेंट हुआ है। ये सब चीज़ों को देखते हुए इंडिया अलायंस का गठबंधन एक निर्माण हुआ है और इसके अंदर ही तमाम सेकुलर पार्टियां इसको मिलकर, एक साथ मिलकर इसको लड़ रही है। सबसे पहले तो इंडिया अलायंस का जो हमारा मैनिफेस्टो है, इसके अंदर तमाम पिछड़े जातियाँ, जिसमें माइनॉरिटीज़ भी आते हैं, जिसमें दलित भी आते हैं, SC ST OBC सारे समाज के लिए जो तो इसके अंदर न्याय दी है। पाँच न्याय की गारंटीज़ दी गई है। इसके अंदर इनके सुरक्षा की गारंटी दी गई है, छात्र जो युवा है उनको रोज़गार की गारंटी दी गई है, जो छात्र है उनको पढ़ाई की गारंटी दी गई है, तमाम जो महिला है, महिलाओं को 50% के हक दिया गया है, महिलाओं के अकाउंट में साल के 1 लाख रुपया दिया जाएगा। तो तमाम जो पिछड़ी जाति है, इनको सबको साथ लेकर और इनकी बढ़ोतरी के लिए को देखते हुए ये मैनिफेस्टो बनाया गया है।
सर अभी आप एक खैरे साहब इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट है, तो आप खैरे साहब के ऐसे कुछ कार्य बता सकते हैं कि जिन्होंने इन्होंने बीतते उनके कार्यकाल में 20 साल के कार्यकाल में उन्होंने आम जनता और किसानों के हक़ में किया है? सबसे पहले तो अगर कोई चंद्रकांत खैरे साहब जो 4 बार चुनकर आते हैं तो इसका मतलब है कि उनमें काम करने की क्षमता है। काम करने की क्षमता होने पर ही जनता ने उनको 4 बार चुन के दिया है। जैसे कि उनके पास में औरंगाबाद आप देख रहे हैं कि औरंगाबाद शहर 20 साल पहले कितना छोटा था। 20 साल के अंदर यहाँ पे कितने फैक्ट्रीज़ आई है। यहाँ पे जो तो फैक्ट्रीज़ के साथ सड़कों हड़कों जो एरिया डेवलप हुए है, इनको मूल सुविधाएँ मिली है। सड़कें देखिए आप, और बहुत सारी यहाँ पे गवर्नमेंट के कॉलेजेस है आए हैं। बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो आपको नज़र आ रही है, जैसे स्मार्ट सिटी जो शहर जो स्मार्ट सिटी की लिस्ट में है, ये चंद्रकांत खैरे साहब के कार्यकाल में आया है। तो बहुत सारी चीज़ें की गई है, तभी तो 4 बार जनता ने उनको चुन कर दिया है। सर अभी अमूमन 2 या 3 रोज़ पहले एक औरंगाबाद शहर में एक हादसा हुआ है। ज़फ़र मर्चेंट नाम के एक बिजनेसमैन है जिनके घर पे कुछ मीटिंग्स चल रही थी। उसके बाद अचानक दूसरे दिन उनके घर के ऊपर पथराव होता है। इसके चलते आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, ये ज़फ़र मर्चेंट साहब के घर पे जो पथराव हुआ था, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह कैंडिडेट्स को इलेक्शन लड़ने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान देता है, वही संविधान एक नागरिक को किसी का भी अपने कैंडिडेट चुनने का और वो किसी कैंडिडेट का काम करने का अधिकार देता है। ये सामान्य नागरिक का हक बोला जाता है। जब ये अधिकार सबको है तो अगर कोई किसी का भी काम करता है तो किसी और पार्टी को या किसी और किसी को इसकी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये यूपी और बिहार और हैदराबाद की तर्ज की तरह यहाँ पर एक्टिविटी की जा रही है कि अगर कभी कोई मीटिंग होती है, कोई अपना डिसीज़न लेता है कैसे काम किया जाए, अगर ये उसकी प्लानिंग करते हैं तो उसके घर पे जाके पथराव करना, उसको डराना धमकाना या घर जलाने की जो धमकी देना, इसका मैं और कांग्रेस पार्टी इसका निषेध करते हैं। और ये संविधान के चलते, लोकतंत्र के चलते ये जो घटना हुई है, ये घटना बहुत ही गलत घटना है। हम इसका निषेध करते हैं। ज़फ़र साहब ने ये भी आरोप लगाया है कुछ एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने ये काम किया है, तो इसके चलते आप इसका डायरेक्ट दोष किसको देते हो? अगर ज़फ़र साहब ने इसका आरोप लगाया है तो ज़रूर ज़फ़र साहब के सामने कुछ ऐसी बातें सामने आई होगी, जैसे कि कुछ नारेबाजी हुई होंगी या कुछ धमकी दी होगी, किसका काम करना चाहिए धमकी दी होगी, तभी उन्होंने आपके और चैनल के और जो पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है, तो उनके सामने उसका सबूत होगा। और उसको अगर जो उन्होंने आरोप लगाया है तो उसके लिए उनके पास कुछ एविडेंस भी होगा उसके लिए। सर अभी खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने दावा किया है शहर औरंगाबाद के अंदर कि मैं तकरीबन भारी बहुमत से चुन के आऊँगा, और आम जनता तो है ही है, मराठा समाज भी है, हिंदू समाज भी मेरे साथ है और दलित समाज भी मेरे साथ है। तो इसके चलते आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेंगी? जी, सबको बोलने का और सोचने का सबको अधिकार है। अगर इम्तियाज़ जलील साहब अगर सोचते हैं कि मैंने इन 10 सालों में बहुत काम किया होगा, पर मुझे तो कहीं नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कोई काम किया है जिस पे जो तो जनता उन पर विश्वास करके उनको वोट देगी। लेकिन आज मैं आपके चैनल के माध्यम से औरंगाबाद शहर के तमाम लोगों को ये अपील करता हूँ कि लोकसभा ये चुनाव कोई औरंगाबाद की महानगर पालिका का चुनाव या फिर कोई एमएलए का चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस देश के अंदर देश की सबसे बड़ी अदालत पार्लियामेंट के अंदर हम हमारा नुमाइंदा भेजने की इलेक्शन होने जा रहा है, जहाँ पर इंडिया अलायंस ये की कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया अलायंस के कैंडिडेट वहाँ पर जाए, ताकि नरेंद्र मोदी जो बिल लेके आ रहे हैं, जिसमें कानून संविधान ख़त्म करने की बात करते हैं, जिसमें सीए एनआरसी लाने की इनके मैनिफेस्टो के अंदर से एनआरसी का जिक्र किया गया है, और
यूनियन सिविल कोर्ट की ये बात रखते हैं। ये लैंड एक्वाइजिशन बिल, ये ज़बरदस्ती किसानों की ज़मीन छीनने के ये पिछले बार भी 4 इन्होंने काले कानून लेकर आए थे, जिसके लिए किसानों को 16 महीने अपने सड़कों पे इनको लड़ाई लड़नी पड़ी थी। ऐसे कई कानून आ रहे हैं, ऐसे कई चीज़ें आ रही है। हो सकता है कि आने वाले समय में इलेक्शन हो या ना हो, तो इसके लिए इन सब चीज़ों को रोकने के लिए औरंगाबाद की जनता से मैं अपील करता हूँ कि इंडिया अलायंस के कैंडिडेट चंद्रकांत खैरे को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके उनको वहाँ पहुँचाए, ताकि राहुल गांधी जो नरेंद्र मोदी का जो सपना चढ़ रहा है इस देश को तोड़ने का, इस संविधान को ख़त्म करने का, हम इसको अच्छे से रोक सके। तो आज आपने देखा, हमने यहाँ पे मसरूर सोहेल खान जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनसे बात की है। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार, खान राफे मोहम्मद के साथ।